ठीक है, आ जाओ अब सुनो मेरी बात को। अब देखो चेतन का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसली, कि हम किसी चीज को बहुत सोच समझ कर रहे हैं, यानी हमारा एक्टिव ब्रेन काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं चेतन, है ना। चेतन का मतलब है कि आप एक्टिव, जैसे आप इस क्लास को चेतन अवस्था में ले रहे हैं, कोई है जो अचेतन अवस्था में मेरी क्लास ले रहा हो? अचेतन में कोई नहीं ले रहा होगा, सब चेतन अवस्था में बैठे हुए हैं, है ना। हाँ, जो बेचारी मेरी छोटी बहनें हैं या मेरी बड़ी बहनें घर के कामकाज कर रही हैं, वो अर्ध चेतन अवस्था में होंगी। क्यों? क्योंकि वो रोटी भी बना रही है, पीछे बहू गरम रोटी ले आना, और वो बेचारी मेरी भी बात सुन रही है, तो वो अर्ध चेतन सब कॉन्शियस अवस्था में होंगी कि वो मेरी तरफ भी ध्यान दे रही हैं, अड़ोस पड़ोस की भी और चीजें आ रही हैं, ऐसा होगा। तो 19वीं सेंचुरी में विलियम जेम्स, विलियम वुल्ट, विलियम सली, इन लोगों ने कहा कि भैया हम तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानेंगे, यानी इंसान कॉन्शियसली सोच समझकर एक्टिव ब्रेन से कोई काम जो करता है, हम मनोविज्ञान में उसकी स्टडी करेंगे। तो लोग आ गए, मैकडूगल भैया ने भी इसका खंडन किया। मैकडूगल भैया की एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके पेज नंबर 16 पे ये कहते हैं कि चेतना बड़ा गंदा शब्द है। क्यों? क्योंकि आप सारा काम कॉन्शियसली नहीं करते हो, आप अर्धचेतन, अचेतन के तौर पर भी काम करते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि जितनी मेरी बहनें हैं वो घर के काम करते करते इस क्लास को सुन रही हैं, तो वो अर्धचेतन अवस्था में क्या कर रही हैं, सब कॉन्शियसली स्टडी कर रही हैं और इधर भी कुछ काम कर रही हैं। अचेतन होता है कि कतई तुम एकदम नींद के आगोश में थे और वहां से कुछ तुम्हारी चीजें निकल रही हैं। ठीक, इसका भी खंडन हुआ। फिर 20वीं शताब्दी से आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसमें वॉटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक जैसे महान विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि देखो हम किसी के चेतन मन में क्या चल रहा है, अचेतन में क्या चल रहा है नहीं बता सकते, उसके मन में क्या चल रहा है नहीं बता सकते, उसकी आत्मा कितनी पवित्र है नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं गुड्डा? हम केवल ये बता सकते हैं कि हमें किसी का व्यवहार जो दिखाई दे रहा है, हम उसके आधार पर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। तो मनोविज्ञान को 20वीं सेंचुरी में किसका? व्यवहार का विज्ञान माना गया, क्योंकि व्यवहार का मतलब है कि मैं आपका बहिर्दर्शन, यानी मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो इसीलिए मनोविज्ञान की परिभाषा दी वुडवर्थ ने। याद करने का तरीका, वुड यानी जो लकड़ी होती है, वो उसकी न तो कोई आत्मा है, न कोई चेतना है, न उसका मन है ना, तो वो सब कुछ त्यागती है। तो ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्यागा, क्योंकि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान था। फिर मन को त्यागा, 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान था। फिर चेतना को छोड़ा, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान था, और आजकल व्यवहार को अपनाए हुए है। तो याद रहेगा, हमेशा याद रखना, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी के अंदर ना आत्मा होती है, न मन, न चेतना, सब कुछ छोड़कर होती है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है साहब, आगे बढ़े। ठीक है, और ये भी याद रखना 20वीं सदी बालक की सदी है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। मैं परिभाषाएं आज एक बार 5 मिनट में फिर सारी याद कराऊंगी। आ जाए। अब इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो रही है। क्या महत्वपूर्ण चीज हो रही है? कि 1774 में पेस्टोलॉजी नाम के एक व्यक्ति हैं, वही जिन्होंने भ्रमण विधि दी है कि भैया किसी बच्चे को पढ़ाना है तो उसको फील्ड ट्रिप कराइए। तो 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे का साइंटिफिक अध्ययन वहां किसी मैगजीन में प्रकाशित किया, और जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। 3.5 साल के बच्चे का साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, यानी बच्चों की स्टडी होने लगी है किस पर? मनोविज्ञान के अंदर। अच्छा साहब, अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विश्व स्तर पर आप क्या मानते हो? विलियम वुंट को मानते हो। किसको मानते हो? विलियम वुंट को मानते हो। लेकिन याद रखना इस बात को कि आप विलियम वुंट को मानोगे, कब मानोगे विलियम वुंट को? जनरली आपको कंफ्यूजन न पैदा हो इसके लिए मनोविज्ञान के जनक के तौर पर एक चीज और आए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विशेष तौर पर जब पूछा जाए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जब पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? विलियम वुंट लगाएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक आपसे जब पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे विलियम वुंट। मनोविज्ञान के विश्व स्तर पर जनक के तौर पर पूछा जाए तो आप बताएंगे विलियम वुंट। क्यों पूछा जाए? क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान में हम ये मानते हैं कि विलियम वुंट ने ही वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ? 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में स्थापित की थी।
इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक स्टडी करना शुरू किया। तो हम ये कहते हैं कि ये मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाएंगे। मेरी बात को याद रखना, है ना। वैसे आप देखें तो विलियम जेम्स का नाम कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। वैसे आप देखें तो कहीं कहीं आपको किसका नाम देखने को मिलता है, विलियम जेम्स। लेकिन आप किसको लगा के ले आएंगे, मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के तौर पर विलियम वुंट को लेंगे। अच्छा, हम विलियम जेम्स का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि कारण है इन्होंने एक किताब लिखी थी, है ना। इनकी किताब के बारे में अभी बात करेंगे, जिसकी वजह से लोग विलियम जेम्स को भी मनोविज्ञान के जनक के तौर पे लेते हैं। तब तक मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग रुडोल्फ गोलक, एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1590 में अपनी किताब साइकोलॉजिया में किया था। तभी से साइकोलॉजी का नाम साइकोलॉजी होने लगा। तो याद रखें, साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग रुडोल्फ गोलक ने अपनी किताब साइकोलॉजिया में किया था। इस पर विवाद रहता है बेटा, है ना। कुछ टीचर विलियम जेम्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर विलियम वुंट ही पढ़ाते हैं। और अगर आप अच्छी स्तर की किताबों से पढ़ें, गूगलिया बाबा न बने, तो आप विलियम वुंट का नाम देखेंगे, ठीक है। और मेरा काम है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके की जानकारी दूं जिसपे ऊपर विवाद न हो। अब इसी तरीके से फादर ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स अंग्रेजी में एक शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है सुजनन शास्त्र। क्या मतलब है, सुजनन शास्त्र। सुजनन का मतलब होता है, जनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, और सु का मतलब होता है अच्छा। तो सुजनन, जनन का मतलब क्या है, बच्चे पैदा करना। जनन का मतलब क्या है गुड्डा, बच्चे पैदा करना। जनन का मतलब क्या है, बच्चे पैदा करना। और सु का मतलब क्या है, अच्छा। तो अच्छे बच्चे पैदा करना। तो यहां पर इस पे विवाद भी है। फ्रांसिस गाल्टन साहब ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था हेरिडिटी जीनियस। आपके यूपीटेट में कई बार पूछी गई है। हेरिडिटी जीनियस किसकी किताब है, फ्रांसिस गाल्टन की किताब। उस किताब में उन्होंने कहा कि सुजनन, अच्छे लोग बच्चे पैदा करें, जिससे समाज में गंदगी खत्म हो जाएगी। चोर उचक्के ये लोग बच्चे पैदा ना करें, बीमार व्यक्ति बच्चे पैदा ना करें। तो इस तरीके से आप अपनी आनुवंशिकता को बदल सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कतई जो मेजर इकबाल है धुरंधर का, वो अपने बाप को मार डालता है और कहता है मेरी नस्ल मुझसे शुरू होती है, और उसको बाद में धुरंधर मूवी में हीरो मार डालता है। उसकी बेटी ऑटिज्म की शिकार है, तो कायदे में क्या है, उसकी नस्ल खत्म ही हो गई। तो कहा जाता है ऐसे बगले, मतलब नीच गलीच लोग जो हैं, ये बच्चे पैदा ना करें, कि इससे समाज में अनुवांशिक विकृति समाप्त हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये बात किसने कही, ये बात कही किसने, ये बात कही फ्रांसिस गाल्टन ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। यानी इनका कहना है कि अच्छे स्वभाव वाले योग्य लोग जो हैं वो बच्चे पैदा करें। अच्छा, इन्होंने ही पहली बार वैज्ञानिक विभिन्नता, यानी एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। इस किताब पर, इनके इस स्टेटमेंट पर बड़ा विवाद हुआ कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी कौम आगे बढ़नी चाहिए, किसकी नहीं। आपको न पता हो तो मैं बताऊं, आप लोग थोड़ा फुर्सत में आए रीलों को देखने से। अभी इस समय, पहले ही बहुत लंबे समय से, मेरे हिसाब से पिछले 10-12 सालों में जब हम तैयारी किया करते थे सिविल की, तब हमने पढ़ा था क्रेस्पर। ये क्रेस्पर क्या है कि ये जेनेटिक एक कोडिंग है, उस पर काम अब और बेहतर तरीके से हो गया, और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब लैब में आपकी पसंद का बच्चा बनेगा, है ना। क्रेस्पर तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें बीमारियों वाले जो आपके डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर में से ही बीमारी वाले जीनोम को हटा दिया जाएगा, और उसके बाद जो आपको डालना हो कि कतई ऋतिक रोशन जैसा हो मेरा लड़का या मेरी बेटी, ठीक है ना, और उसका आईक्यू हो आइंस्टीन के अब्बा जितना, ऐसा वाला मामला आप जो बस कमांड करनी होगी, तो कौन कर पाएगा, पैसे वाले ही तो कर पाएंगे। गरीबों के बच्चे तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन पर पैसा नहीं, उनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आप भी जानते हैं कि ये थ्योरम एक न एक दिन जरूर लगेगा, जो कि किसने कहा था, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा था, क्योंकि समाज इसी तरीके का है, ठीक है ना। बुद्धि शब्द का पहली बार भी उन्होंने प्रयोग किया था। अब देखिए, अगर मनोविज्ञान के संप्रदायों में बात करूं, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इसको थोड़ा सा कम करते हुए लेकिन समझते हुए चलते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय है संरचनावाद। तो देखिए, जब भी हम मनोविज्ञान की या किसी भी अपनी बिल्डिंग की बात करते हैं,
कोई ऑफिस बनाने की बात करते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो यहाँ मनोविज्ञान में भी पहले संरचनावाद स्ट्रक्चर बना और ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है, विलियम वुंट के शिष्य टिचनर ने इसकी शुरुआत की थी। ये विधि कहती है कि व्यक्ति अंतर निरीक्षण करेगा, है ना, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा का निरीक्षण करके बताएगा कि उसको किसी चीज के बारे में क्या महसूस होता है। तो संरचनावाद अंतर निरीक्षण पर काम करता है और कौन लेकर आया? विलियम वुंट के शिष्य टिचनर लेकर आए 1892 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। यहाँ इसी बीच में आपको बता दूं 1892 में ही APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना स्टैनले हॉल करते हैं। ये स्टैनले हॉल वही व्यक्ति हैं जिन्हें अडोलसेंस नामक किताब लिखने के लिए, जिन्होंने एक बुक लिखी थी और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है किशोरावस्था, अडोलसेंस। इन्होंने स्टैनले हॉल ने एक किताब लिखी, इनकी किताब का नाम क्या है? अडोलसेंस, जिसमें इन्होंने कहा किशोरावस्था प्रबल तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। यहाँ विलियम जेम्स को क्यों कुछ लोग मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, उसके पीछे का कारण है, इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी और 1890 में ये किताब लिखी गई है। और ये किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें मनोविज्ञान की शुरुआती दौर पर पहली प्रॉपर एक साइंटिफिक स्टडी करने वाली किताब माना जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि विलियम जेम्स है, लेकिन वो केवल अमेरिका में माना जाता है, पूरे विश्व स्तर पर विलियम वुंट को माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विलियम जेम्स की ये किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कईयों बार पूछी जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस किताब को याद करने का तरीका भी बताया था कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसकी साइकोलॉजी ये है कि वो बच्चों से पूछता है कि तुमने जेम्स की टॉफी क्यों खाई है। और एक और किताब थी टॉक टू टीचर्स, टीचर से बात करो। वहीं अगर मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक को माना जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक, यानी इन्होंने शिक्षा में साइकोलॉजी के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए, तो इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अच्छा साहब, यहाँ एक दूसरी बात समझें, फिर संरचनावाद के बाद आता है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म आता है। फंक्शनलिज्म कहता है कि भैया हम ये तो नहीं कह सकते कि चेतना का स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, हम तो ये देख सकते हैं कि चेतना किस तरीके से काम करती है, आपका मन वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट करता है। इसके सपोर्टर्स में विलियम जेम्स, जॉन डीवी एंजल्स जैसे लोग हैं। फिर आता है आपका क्या? फिर आता है आपका 1900 के अंदर जिसे आप कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद किसके द्वारा लाया गया था? तो आप कहेंगे मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड के द्वारा लाया गया। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि देखो भाई, आप चेतना की स्टडी, चेतना के स्ट्रक्चर की स्टडी करने पे लगे हो, लेकिन सारा काम हम सोच समझ कर नहीं करते, कुछ काम अनजाने में हो जाते हैं, कुछ काम जोश में हो जाते हैं। सुना होगा ना आपने, जोश न खुदे कहीं होश में देखने वाला। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, जोश जोश में हो गया था साहब, है ना। तो जोश में भी कई बार कार्य हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा ये जो जोश में कार्य हो जाते हैं ये व्यक्ति का सामान्य से अलग असामान्य व्यवहार है, तो ये अचेतन मन की वजह से है, ये सोया हुआ मन उसकी वजह से है। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा कि भैया आपका असामान्य व्यवहार अचेतन मन के कारण होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया आपके अचेतन में क्या चल रहा है, हमें तो उसको भी जानना होगा, तब हम आपका सही मायने में साइकोलॉजिकल अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने इसकी विधि बताई, सम्मोहन विधि, है ना, मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य फ्री एसोसिएशन मेथड क्या कहता है कि भैया आपसे क्या करा जाएगा, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे या कोई शब्द बोले जाएंगे जिनका आप क्या करेंगे, उनसे जुड़े, उन शब्दों से जुड़े आपके मन में कुछ ख्याल आएंगे और आप वो बताएंगे। तो कोई किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए कि दीदी मुझे बड़ी समस्या आ रही है, बता दीजिए। किसी को भी कोई समस्या यहाँ तक में आ रही हो तो एक बार बता दीजिए। अब साहब इनकी किताब है, बड़ी फेमस किताब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न की व्याख्या। क्या किताब है इनकी? स्वप्न की व्याख्या। अगर देखिए साहब सेशन पसंद आ रहा है तो क्लास को सभी बहन भाई एक तो लाइक करेंगे, दूसरा सेशन को शेयर करेंगे अपने अपने व्हाट्सएप के, किस पर, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने कहा देखो भाई, आप साइकोलॉजी में केवल सोच समझकर हम जो काम करते हैं उसका अध्ययन नहीं हो सकता, हम अचेतन रूप से भी काम करते हैं। तो बोले हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं,
हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, बर्फ की चट्टान की तरह काम करता है। फिर आता है क्या, व्यवहारवाद। 1913 में आता है क्या, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद कहता है कि देखिए साहब, मनोविज्ञान में आप किसी के अचेतन मन में क्या चल रहा है, चेतन मन में क्या चल रहा है, अगर आप किसी से ये पूछने बैठोगे तो हर आदमी अपने अकॉर्डिंग ही बताएगा, आपको सच नहीं पता लग पाएगा, है ना। होते हैं कुछ घाघ लोग, आपको लगेगा कि ये मासूमियत से एकदम कहेंगे देखिए हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है ना। अंतर मन में फुल एकदम बर्गर पिज्जा उड़ा रहे होंगे, एकदम आनंदित होंगे, है ना, ऐसा वाला मामला होगा। तो हर तरीके के लोग होते हैं, तो आप सामने वाले के व्यवहार से ही तो जज कर सकते हैं। अभी एक केस निकल कर आया, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है परिणीत मोरे, उसके यहाँ पे एक, उसने कोई ओपन लड़कों का, एक सारे लौंडे लपाटे बैठे हुए थे, उनका कोई वो ओपन माइक है ना, कॉमेडी कर रहा था। उसमें उसने लड़कों को कोई अपने एक्सपीरियंसेस बताने को कहा। उस पर बड़ा विवाद चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से। उसमें एक लड़का गुड़गांव का किसी कंपनी में काम करता होगा, वो आराम से बता रहा है और सारे लड़के हंस रहे हैं कि मेरे को एक बंदी मिली, मैंने उसको है ना वो बिरयानी खिलाई और फिर उसने कहा मुझे घर छोड़ाओ, तो मैंने कहा अरे 370 रुपए की बिरयानी वसूल नहीं करूंगा क्या। तो वो जब ऑफिस में काम करता होगा तो ऑफिस में उसके व्यवहार को शायद कभी ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया होगा, क्योंकि चेतन मन की अगर स्टडी करो, चेतना की संरचना, चेतना का है ना समायोजन देखो, तो हर आदमी अपने आप को सक्रिय ब्रेन से, बहुत समझदारी से क्या करने की कोशिश करता है, बेहतरीन दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो पता लग जाता है, अब उसको कंपनी से फायर कर दिया गया है। कैन यू इमेजिन क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उसकी ये बात महिला विरोधी है कि आप 370 रुपए में किसी महिला का कंसेंट थोड़ी ना ले लोगे कि आप उसको किस कर सकते हो या अन्य कार्य, ठीक है ना, मेरी बात समझ लो। तो सोचो उसकी किस तरीके की सोच है। तो आप यहाँ पर व्यवहारवाद ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि व्यवहारवाद ने 1913 में कहा कि देखो हम तो केवल व्यवहार को ही सही तरीके से, वस्तुनिष्ठ यानी केवल व्यवहार को ही सही तरीके से स्टडी कर सकते हो। और इन्होंने कहा इसके लिए हम अवलोकन विधि ऑब्जर्व करें सामने वाले को कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा उसका बिहेवियर है, कितना वो सही है, कितना वो झूठा है ना। तो यहाँ पर वॉटसन साहब का एक बहुत अच्छा कथन आता है कि तुम मुझे दर्जन बच्चे दो, मैं उनकी वोट लगा दूंगा। यानी व्यवहारवाद मेरे भाइयों और बहनों ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो अच्छा वातावरण देकर। तो व्यवहारवाद वातावरण से जुड़ा हुआ है, तो व्यवहारवाद अनुवांशिकता से ज्यादा वातावरण को महत्व देता है। यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए साहब, अब अगर मैं लगे हाथों आपसे बात करूं किसकी, सिगमंड फ्राइड साहब के सिद्धांत की, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहां सिगमंड फ्राइड साहब से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने सन 1900 में मनोविश्लेषणवाद एक संप्रदाय की शुरुआत की। संप्रदाय का नाम क्या है? मनोविश्लेषणवाद। क्या नाम है बेटा जी? मनोविश्लेषणवाद। किसने शुरू किया? सिगमंड फ्राइड ने। उन्होंने कहा व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण क्या है? अचेतन मन। ये तो रिपीट हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे ले लेंगे इसको। अभी व्यवहारवाद के बाद अभी मनोविश्लेषणवाद प्रॉपरली एक्सप्लेन होगा, तब तक बाकी फ्लो में देख लेते हैं। फिर आता है मानवतावाद, यानी सबसे पहले आया मनोविश्लेषणवाद फिर आया व्यवहारवाद और फिर आप देखते हैं किसको? मानवतावाद को, ह्यूमनिज्म को देखते हैं। मानवतावाद को सपोर्ट करने वालों में कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति इसको खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, उसको आत्मसिद्धि का मौका मिलना चाहिए। आत्मसिद्धि का मतलब क्या? उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो इस दुनिया में द बेस्ट जो कर सकता है उसको कर पाए, यानी उसको अवसर मिलने चाहिए जो आजकल आपको नहीं मिलते। आप भी तो चाहते हो कि हमें आत्मसिद्धि का मौका मिले। आप में से बहुत सारे बच्चे महसूस करते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए टीचर बनने का, हम बहुत जबरदस्त तरीके से एक अच्छे टीचर बन के निकलेंगे। तो हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जिए, उसको आत्मसिद्धि का मौका मिले, ये मानवतावाद कहता है।
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की शुरुआत 1912 में जर्मनी में होती है। गेस्टाल्ट के जो संस्थापक हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं, याद रखना। उनके सहयोगी थे कोहलर, कोफका, कोटलेविन जैसे लोग। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? समग्र, संपूर्णाकार, होलकार। यानी आप इस बात को विशेष तौर पर याद रखेंगे कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, इसके संस्थापक कौन है और इसका मतलब क्या होता है, ये पूछा गया। आ जाए तो अब अगर मैं बात करूं आपसे, अभी तक आपने जो पढ़ा 7 चीजें, उनमें सबसे पहले संरचना, स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है, फिर प्रकार्यवाद आता है, फिर मनोविश्लेषणवाद आता है, फिर व्यवहारवाद आता है, फिर व्यवहारवाद के बाद बीच में ही आप मनोविश्लेषण के बाद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप बात करते हैं मानवतावाद की बात करते हैं, फिर आप बात करते हैं संज्ञानवाद। मनोविज्ञान में संज्ञानवाद या कॉग्निटिविज्म का मतलब है कि आपका संज्ञान, ज्ञान कहां से लेते हो? दिल से नहीं, दिमाग से। तो आपका संज्ञान यानी आपका दिमाग कितना एक्टिवली काम करता है। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता। सोचते हो, कैसे तर्क करते हो, कैसे वितर्क करते हो, ये होता है क्या? संज्ञानवाद। इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो आप संज्ञानवाद। तो इस